हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडी ऑटेक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मेट 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे और फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। जो भी आपकी क्वेश्चन क्वेरीज है आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा सभी वीडियो के पीडीएफ के एक्सेस के लिए जल्दी से जो कि मेंबरशिप है हमारी बहुत ही रीजनेबल, उसको ज्वाइन कर लीजिए और सभी वीडियोस का एक्सेस आपको मिल जाएगा। सारी वीडियोस टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कॉलेज का जो भी ग्रुप है, वहाँ पे 2 पार्ट आएंगे। आज हम पार्ट 1 कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम करेंगे पार्ट 2। आपको दोनों ही पार्ट देख के जाने हैं, दोनों ही एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 कह रहा है डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी एंड डिस्कस द ओरिजिन ऑफ द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबिलिटी क्या है और डिस्कस करना है जो इसका ओरिजिन है, कहाँ से ये जो टर्म है ये निकल कर आई है, ठीक है। चलो बहुत आसान भाषा में समझेंगे। तो देखो, जैसे कि हम सब जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आज के टाइम पे आप रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आने वाली जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, है ना। बहुत ही इजी से अगर एग्जांपल दूं कि आज के टाइम पे लोग अगर इतना ज़्यादा जो पेट्रोल है वो वेस्ट करेंगे, बेफालतू का जो घूमते रहते हैं गाड़ियों में, है ना, इधर से उधर बहुत लोग घूमते रहते हैं, तो आने वाला एक ऐसा टाइम होगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, 1000 लाख साल लगते हैं ना इनको बनने में, तो फिर आने वाली जनरेशन को पता ही नहीं होगा कि अच्छा कुछ पेट्रोल नाम की चीज़ भी थी, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, मीटिंग और प्रेजेंट नीड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। यानी आज के टाइम पे जो हमारी नीड्स हैं वो तो हमें फुलफिल करनी है, नो डाउट, बट इस तरीके से कि आने वाली जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, बैलेंस करना है इकोनॉमिक ग्रोथ को, एनवायरमेंटल केयर को और सोशल वेलबींग को, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी क्या होती है। देखो, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है जब कोई भी चीज लंबे समय तक चलती है, ठीक है। यानी कि समथिंग दैट कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लिविंग इन अ वे दैट इज गुड फॉर नेचर, पीपल एंड द प्लैनेट। यानी हमें अपना लिविंग कुछ इस तरीके से करना चाहिए, या फिर वे ऑफ लाइफ आप कह दो, या फिर मतलब सस्टेनेबल लिवलीहुड होना चाहिए। यानी कि जिस तरीके से जो हमारा जीने का तरीका है उसको ऐसा कर दो कि नेचर के लिए अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है और प्लैनेट के लिए भी अच्छा है, ठीक है। मेकिंग श्योर दैट रिसोर्सेज लाइक वाटर, एयर, लैंड आर नॉट ओवर यूज्ड और वेस्टेड। और हर किसी को मेक श्योर करना चाहिए कि कोई भी वाटर, एयर, लैंड को वेस्ट ना करे और इनका ओवर यूज ना करे, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके ओरिजिन की बात करते हैं। देखो, फर्स्ट टाइम 1987 में WCED यानी कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में ये जो कंसेप्ट है वो लाया गया था। मतलब ये जो रिपोर्ट है वो इंट्रोड्यूस कराई गई थी, ठीक है। नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ने ये रिपोर्ट इंट्रोड्यूस कराई थी और इस रिपोर्ट को और कॉमन फ्यूचर भी बोलते हैं, क्योंकि इस प्लैनेट पे सबको रहना है ना। सिर्फ इंडिया के लोग या सिर्फ अमेरिका के, चाइना के, रशिया के लोग नहीं रह रहे हैं, है ना, पूरी दुनिया को रहना है। तो ये हमारा कॉमन फ्यूचर है। सो इट इंट्रोड्यूस द आइडिया दैट डेवलपमेंट शुड बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इकोनॉमिकली फेयर एंड सोशली इंक्लूसिव। ये बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट तो देखो नो डाउट बहुत ज़रूरी है, बट हमें इस तरीके से डेवलपमेंट करनी चाहिए कि इकोनॉमिकली फेयर हो, सोशली इंक्लूसिव हो और साथ ही साथ एनवायरमेंट को भी हार्म ना पहुंचाए, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं कि अगर आज के टाइम पे हम पेड़ काट रहे हैं कि इतने ही ज़रूरी हैं, तो एटलीस्ट हम क्या कर सकते हैं, हम और पेड़ उगा सकते हैं जिससे कि फ्यूचर जनरेशन को भी जो ट्रीज हैं वो मिल सकें, राइट, फॉरेस्ट देखने को मिले, ना कि सिर्फ कहानियों में रह जाएं। इफ वी कट डाउन ट्रीज फॉर वुड, वी शुड ऑलवेज प्लांट न्यू ट्रीज। दिस वे वी यूज व्हाट वी नीड टुडे विदाउट डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट फॉर टुमारो। यानी आज के टाइम पे हमें लकड़ियाँ चाहिए तो हम पेड़ काट रहे हैं, बट वॉट अबाउट द फ्यूचर जनरेशन, उनके लिए तो हम अभी उगा सकते हैं ना नए पेड़, राइट। तो उसको क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही है और सस्टेनेबिलिटी भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। यानी सोसाइटी में जब हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कि हमें इसको लेके आगे बढ़ना चाहिए, तो उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी जो इंडस्ट्री सेटअप हो रही है और अर्बनाइजेशन की जो रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं, है ना, क्या इन दोनों का रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ठीक है।
पहले पढ़ते हैं रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो रही है उनका क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखो, पहला है क्रिएट जॉब्स, यानी कि जो इतनी इंडस्ट्रीज बन रही है तो यहाँ पे लोगों को जॉब मिल रही है ना। सो पीपल गेट वर्क इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। इम्प्रूव इकोनॉमी, यानी कंट्री भी ग्रो कर रही है, डेवलप हो रही है। एनकरेजेस टेक्नोलॉजी, यानी कि बेटर मशीन्स और टूल्स आ रहे हैं जिससे कि आप रिड्यूस करते हो वेस्ट को और सेव करते हो एनर्जी को। ठीक है, अब इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है। पोल्यूशन, यानी कि इंडस्ट्रीज आ रही है, लोगों को जॉब मिल रही है, इनकम बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है, ठीक है, बट पोल्यूशन भी तो बढ़ रहा है। फैक्ट्रीज रिलीज हार्मफुल गैसेज एंड वेस्टेज का एग्जांपल दूं, अगर आपने हिंडन रिवर जो है ना, जो इधर आपका गाजियाबाद से पहले पड़ती है, ठीक है, गाजियाबाद साइड पड़ती है, तो हिंडन रिवर अगर आपने देखी है, वहाँ पे हिंडन एयरपोर्ट भी है। तो एक टाइम पे वो बहुत ही सुंदर और साफ नदी हुआ करती थी, बट आज के टाइम पे वो इतनी ज़्यादा हार्मफुल हो गई है, इतनी ज़्यादा उसमें केमिकल्स हैं, और डाई का जो पानी है उसमें छोड़ा जाता है। बेसिकली उसके आसपास बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे डाई का काम होता है, कलरिंग का काम होता है। तो बहुत ही एकदम जो गर्म बॉइलिंग जो वाटर होता है जिसमें बहुत सारा केमिकल, बहुत सारे कलर्स होते हैं, वो उसमें छोड़ा जाता है। तो इसलिए वो रेड, येलो, पर्पल, ग्रीन सारे उसमें रंग दिखते हैं और धुआं उसमें निकलता रहता है और बहुत गंदी स्मेल आती है उसके आसपास भी। सोचो एक टाइम पे वो कितनी साफ सुंदर नदी थी, है ना। तो कह रहे हैं फैक्ट्रीज रिलीज हार्मफुल गैसेस एंड वेस्ट। सेकेंड है रिसोर्स ओवर यूजेस टू मच वाटर, कोयल, ऑयल एक्सेट्रा। अगेन जैसा कि मैंने अभी बताया कि हिंडन रिवर के अंदर सिर्फ डाइज का कलर नहीं आता, वो बहुत ही बॉइलिंग वाटर आता है, बहुत ऑयल भी आता है, बहुत केमिकल्स भी आते हैं जो कि आसपास के लोगों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। तो ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज होती हैं जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। सो सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है जब आप क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो, आप वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हो और आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को बना रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है रोल ऑफ अर्बनाइजेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर अर्बनाइजेशन का क्या रोल है, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो बेटर सर्विसेज। रूरल एरिया से लोग अगर अर्बन एरिया में आ रहे हैं तो क्योंकि उनको बेटर सर्विस मिल रही है तो इसलिए वो आ रहे हैं। यहाँ पे पुश और पुल फैक्टर काम करता है। पुश फैक्टर ये है कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, सर्विसेज नहीं है, है ना, एक्सेस नहीं है अच्छी चीज़ों का, अच्छी यानी कि एडवांस चीज़ों का। तो इसीलिए जो विलेजेस हैं या फिर जो रूरल एरियाज हैं वो आपको पुश करते हैं, धक्का देते हैं कि भाई जाओ, तुम शहरों में जाओ, यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, है ना। और वहीं पे जो ये अर्बन है, ये अर्बन एरिया है, जो सिटीज है, टाउन है, ये आपको पुल करते हैं, ये आपको अपनी तरफ खींचते हैं कि आओ यहाँ पे आपको बेटर हॉस्पिटल सर्विसेज, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, जॉब, ये सब कुछ मिलेगा, है ना। तो ये कह रहे हैं पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, बेटर सर्विसेज यानी सिटीज आपको ऑफर करती हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है, यहाँ पे लोगों के पास एक्सेस होता है जॉब का, एजुकेशन का, मार्केट्स का। साथ ही साथ जो स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट आजकल चल रहे हैं तो वहाँ पे मॉडर्न प्लानिंग की जाती है, यानी कि सिटीज को स्मार्ट बनाया जा रहा है, क्लीन एनर्जी, ग्रीन स्पेसेस और इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स तैयार की जा रही हैं जहाँ पे पार्क वार्क का और हर चीज़ का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। अब नेगेटिव की बात करते हैं। ओवर क्राउडिंग, भाई वहां से तो पुश कर दिया और यहाँ पे भी जो सिटीज है उन्होंने बेटर सर्विसेज और जॉब अपॉर्चुनिटीज देके पुल कर लिया, बट ओवर क्राउडिंग भी तो हो जाती है ना, कैपेसिटी नहीं है ना एक जगह की इतने की वो इतने सारे लोगों को रख सके। तो टू मैनी पीपल इन स्मॉल एरिया, छोटी छोटी जगहों पे बहुत सारे लोग हैं जिसकी वजह से स्लम्स और पॉवर्टी देखने को मिलते हैं। क्योंकि देखो हर कोई ऐसा नहीं है जो रूरल एरिया से आ रहा है तो उनकी दादा लाई जमीन और सारी चीजें हैं और यहाँ पे लाके वो बढ़िया अपना घर वर लेके या कोठी वोठी बना के, बंगले से बना के रह रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत खराब हालत में भी यहाँ पे रहना पड़ता है ना। नेक्स्ट है पोल्यूशन एंड वेस्ट, यानी ज्यादा गार्बेज होता है, ज्यादा ट्रैफिक होता है, ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है। तो कह रहे हैं सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन कब होगा, जब सिटीज को प्लान किया जाए प्रॉपर ग्रीन पार्क्स के साथ, क्लीन वाटर के साथ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ और प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, लिस्ट एनी 4 सस्टेनेबल एंड अनसस्टेनेबल एक्टिविटीज ईच। पहले बात करते हैं सस्टेनेबल एक्टिविटीज के बारे में जो कि एनवायरनमेंट के लिए और फ्यूचर के लिए अच्छी हैं, राइट, दोज आर गुड फॉर द एनवायरनमेंट एंड फ्यूचर। फर्स्ट है प्लांटिंग ट्रीज, यानी कि अगर हम पेड़ उगाएंगे तो उससे एयर भी क्लीन रहेगी और एनिमल्स को भी घर मिलेगा, है ना। देखो जो ट्रीज वगैरह होते हैं इन पे स्क्वेरल्स होती हैं, इसके अलावा बर्ड्स वगैरह भी आ जाती हैं, और इसकी जो नीचे शेड होती है जो पेड़ की, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी फिर आ जाते हैं ना, डॉग्स को भी शेल्टर मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो काऊ भी अगर आ जाती हैं तो वो भी उसकी छांव में बैठ जाती हैं, है ना।
नेक्स्ट है यूजिंग बाइसाइकिल्स और वॉकिंग रिड्यूस एयर पोल्यूशन। देखो क्या होता है कि मैं बहुत ही एक है ना रिलेटेबल एग्जाम्पल दूंगी, जैसे कि मैं हमेशा आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ, तो आप भी रिस्पॉन्सिबल होकर उसे सुनना, राइट। तो मैं ये बोल रही हूँ कि क्या होता है, आज के टाइम पे अगर किसी को पास में भी जाना हो तो लोग बाइक या स्कूटी लेके जाते हैं या फिर कार लेके जाते हैं। मतलब स्कूल के बच्चे भी आजकल 7th 8th 9th 10th के बाइक स्कूटी पे जा रहे हैं, 11th 12th के बच्चे कार से जा रहे हैं, बल्कि स्कूल बस अवेलेबल है वो फिर भी कार से जा रहे हैं। उससे क्या होगा, ट्रैफिक भी है ना, और रोड पे भी आप देख लो इतनी ज़्यादा सेफ्टी तो है नहीं। इसके अलावा पेट्रोल वगैरह भी देखो, खामखा एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये कह रहे हैं कि देखो अगर आप बाइसाइकिल्स का इस्तेमाल कर सकते हो या पॉसिबल है तो आप वॉक कर लो, जिससे कि एयर पोल्यूशन कम हो, बट उसके साथ और भी चीजें आती हैं, ट्रैफिक भी कम हो जाएगा, है ना, आपका टाइम भी बच जाएगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग पेपर, प्लास्टिक एंड मेटल, यानी कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकते हो, आप उनको रिसाइकिल कर सकते हो, या फिर जो भी ये पेपर प्लास्टिक है आप इनको भी रिसाइकिल कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, आप सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि पॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अनसस्टेनेबल एक्टिविटीज की, हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट एंड फ्यूचर, यानी कि जो फ्यूचर और एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक हैं। तो फर्स्ट है कटिंग डाउन टू मेनी ट्रीज, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा पेड़ काटते हो, जैसे कि हमें अभी कुछ टाइम पहले एक जगह देखने में भी मिला था और एक जगह और ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि उससे वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यूजिंग टू मेनी कार्स एंड फ्यूल्स, अगेन अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, तो अगर आप बहुत ज्यादा कार का इस्तेमाल करते हो, फ्यूल का इस्तेमाल करते हो, तो फिर क्या होता है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। थ्रोइंग वेस्ट इन रिवर्स और लैंड पल्यूट्स वाटर एंड सोइल, अभी कह रहे हैं जब आप रिवर्स और लैंड कहीं पे भी ऐसे वेस्ट कहीं भी थ्रो कर देते हो, लोग क्या करते हैं, अच्छा वैसे तो कोई सरकार मेरे ख्याल से इतना ज्यादा इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देती है, कोई भी हो, बट अगर वाकई में कोई सरकार करना भी चाहे या फिर करा भी है, हर सरकार ने कहीं ना कहीं बहुत सारे प्लांट्स वगैरह लगाए हैं, इसके लगवाए हैं, और बहुत सारे पार्क वगैरह भी बनवाए हैं ना पब्लिक के लिए। बट लोग क्या करते हैं, जहाँ पे जो बैठ के खाता है वो वहीं पे उसको वेस्ट को फेंक के चला जाता है, फिर कुछ टाइम बाद लोगों को लगता है कि अच्छा यहाँ पे इतना कूड़ा पड़ा है, यानी कि यही जो है ओपन में डस्टबिन है, तो वहीं पे कूड़े का ढेर फिर पहाड़ सा बन जाता है ना। तो ये कह रहे हैं आप रिवर्स और लैंड में वेस्ट थ्रो नहीं करो, इससे क्या होगा, पल्यूट हो गई वाटर भी और सॉइल भी, वाटर पोल्यूशन होगा और सॉइल पोल्यूशन होगा। नेक्स्ट है बर्निंग ऑयल एंड ऑयल, जिससे कि रिलीज होती है डर्टी गैसेस और वो एयर को बहुत ही रहने लायक नहीं छोड़ती, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द टर्म कैरिंग कैपेसिटी एंड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल। अब देखो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन की डिमांड समझो। ये बोल रहा है कि कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि जैसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ, अगर एक गाड़ी है और वो 5 सीटर है और उसमें आप 8 9 या 10 जने बैठ जाओ, तो क्या वो उसकी इतनी कैरिंग कैपेसिटी है कि वो 10 लोगों को ले जा जाएगी, मतलब लेकर जा पाएगी, है ना। या फिर जो एक चेयर है, एक चेयर जो कि प्लास्टिक की है, बहुत कमजोर है, उस पर एक इंसान ही बैठ सकता है, अब उसके ऊपर तुम 2 3 जने एकदम से बैठ जाओ, है ना। या फिर एक पेड़ की कोई पतली टहनी जिसके ऊपर आप झूला टांग लो और वो इतना वेट ना ले पाए। तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि जैसे अर्थ है तो उसकी भी कैपेसिटी है ना, कितनी कैरिंग कैपेसिटी है। और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। देखो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है हाउ मच नेचर कैन सपोर्ट, ये नेचर कितना सपोर्ट कर सकती है, जो प्लैनेट है, जो अर्थ है जिसपे हम रह रहे हैं, कितना सपोर्ट, कितना कैपेसिटी है इसकी, राइट। ये बोल रहे हैं कैरिंग कैपेसिटी मीन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, एनिमल और प्लांट दैट द अर्थ और एन एरिया कैन सपोर्ट विदाउट बीइंग हार्म। ये जो प्लैनेट अर्थ है इसमें हमें पता है कि इतना परसेंटेज वाटर है, इतना परसेंटेज लैंड है, और इतना परसेंटेज जो है वो वाटर है, उसमें से भी क्लीन या फिर फ्रेश वाटर कितना है ना। तो अर्थ की एक कैपेसिटी है कि वो इतना ही नंबर ऑफ पीपल, एनिमल और प्लांट्स को कैरी कर सकती है। उससे ज़्यादा अगर आप करते हो तो फिर आप उसको हार्म कर रहे हो, आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो। इट डिपेंड्स ऑन फूड, वाटर, स्पेस एंड रिसोर्स अवेलेबल। इफ वी यूज टू मच, नेचर कैन नॉट रिकवर और ग्रो बैक। अगर आप बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करोगे तो फिर वो दोबारा आपको नहीं मिलेंगे। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, गंगोत्री ग्लेशियर की अगर मैं बात करूँ, जिस स्पीड से गंगोत्री ग्लेशियर डे बाय डे मेल्ट हो रहा है, अगर यही स्पीड रही तो एक टाइम आएगा जब गंगोत्री ग्लेशियर सिर्फ आपको पिक्चर्स में ही देखने को मिल जाएगा व्यू के तौर पे, मतलब व्यू भी कहाँ ही मिलेगा, लाइव थोड़ी मिलेगा, है ना।
क्योंकि उसके बाद फिर जब पूरा ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा तो कहाँ से लाओगे नया गंगोत्री ग्लेशियर, है ना। तो कह रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा हमें क्या नहीं करना है, नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है। व्हेन वी क्रॉस द कैरिंग कैपेसिटी, अगर हम इस लाइन को, इस लिमिट को क्रॉस करते हैं, इट लीड्स टू शॉर्टेज, पॉल्यूशन एंड डैमेज। एक और एग्जांपल देती हूँ। डेवलपमेंट करनी है, नो डाउट आगे बढ़ना है, लेकिन अगर मैं बात करूँ स्पेशली हिमाचल की, तो हिमाचल में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो पहाड़ हैं उन्हें काट काट के ना रोड्स बनाई जा रही हैं, ब्रिज बनाए जा रहे हैं, लेकिन हल्का सा अर्थक्वेक आया नहीं है। अर्थक्वेक तो छोड़ो, हल्का सा एक कोई बड़ी चट्टान गिरी या छोटी चट्टान गिरी या कुछ भी हुआ, जो टूरिज्म के नाम पे इतने लोग मतलब जो वहां जा रहे हैं, है ना, उनको भी नुकसान, उनकी जान को खतरा। जो इतनी पतली पतली रोड पे बसें चलती हैं उनका भी खतरा रहता है। और एक चट्टान आके वो पूरी रोड ब्लॉक कर देती है, जो जहाँ है वो वहीं रह जाता है, इंसानों की जिंदगी अलग जाती है और जो पहाड़ है वो घटता चला जाता है ना। तो डेवलपमेंट के नाम पे आप क्या कर रहे हो, आप जो नेचर है आप उसके साथ खेल रहे हो, है ना। उसके बाद फिर जब नेचर अपना बदला लेती है फिर हमें अच्छा नहीं लगता, है ना। एग्जाम्पल है, इफ अ फॉरेस्ट कैन सपोर्ट 100 deer with enough food and water but 150 deer left there, the extra 50 deer will suffer due to lack of food। एक जंगल में सिर्फ 100 डियर ही रह सकते हैं, उनके लिए खाना पानी है। अगर हम वहाँ पे 150 रखोगे तो वो जो 50 एक्स्ट्रा है ना वो सफर करेंगे, बस पानी नहीं है, खाना नहीं है, वो कैसे वहाँ पे रह पाएंगे। दैट मीन्स द कैरिंग कैपेसिटी इज क्रॉस्ड, समझे। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, हाउ मच नेचर वी यूज। देखो, दो तरीके के इंसान है। अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे हो कि आप रूम से बाहर जा रहे हो, लाइट फैन एसी सब ऑन है, हीटर ऑन है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है ना, इसमें जो आपका फुटप्रिंट है वो बड़ा है, यानी कि आप नेचर को कोई कसर नहीं छोड़ रहे हार्म पहुंचाने में, एक्सप्लॉइट करने में। बट अगर आप उनमें से हो जो ऐसे बार बार स्विच ऑफ करते रहेंगे जब कोई नहीं बैठा, या फिर आप दिन में हीटर को छोड़ के जाके छत पे अपना सनलाइट ले सकते हो, या गर्मियों में आप थोड़ी देर के लिए एसी बंद करके जाके पार्क में टहल के आ सकते हो, है ना, या फिर आप वाटर वेस्ट नहीं करते हो, तो फिर आपका जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो छोटा है। यानी कि आप क्या कर रहे हो, बहुत ही कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो, यानी आप नेचर को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे हो, ठीक है। Ecological footprint means the amount of land and natural resources a person or group used to live, like food, water, energy and waste। की पॉइंट्स की बात करें, अ लार्जर फुटप्रिंट मीन्स मोर प्रेशर ऑन द एनवायरमेंट। जितना बड़ा फुटप्रिंट है उतना ज्यादा आप एनवायरमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो। जितना स्मॉल फुटप्रिंट है मीन्स अ मोर इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल, यानी अपना इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल रखा हुआ है, ठीक है। इट हेल्प्स मेजर इफ वी आर लिविंग विद इन अर्थ लिमिट, और ये हमें पता लगाने में हेल्प करता है कि क्या हम अर्थ की जो लिमिट है उसके अंदर रह रहे हैं या फिर हम उसे क्रॉस कर रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करें, इफ समवन यूज अ कार डेली, eats a lot of meat and waste electricity, their footprint is large। अगर आप रोज कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब देखो कार का इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है, एक पर्सन की आप कह सकते हो कि कैपेसिटी है कि उन्होंने ले ली, वो डेली ड्राइव कर सकते हैं, रोज पेट्रोल सीएनजी जो भी है भरवा सकते हैं, आ जा सकते हैं, कुछ भी है, ट्रैफिक में 2-3 घंटे एक्स्ट्रा दे सकते हैं, है ना, वो सब कुछ कर सकते हैं। फिर पार्किंग की दिक्कत भी अलग है, बट एनवायरनमेंट को बहुत हार्म पहुंच रहा है। आप अगर आपके यहाँ मेट्रो अवेलेबल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आप डेली उसमें जा सकते हैं, बसेस हैं, या फिर और भी काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, राइट। तो या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा मीट खाते हैं, है ना, या फिर आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते हैं, तो आपका फुटप्रिंट लार्ज है। बट अगर पॉसिबल है तो आप वॉक कर लेते हो, आप सोलर एनर्जी को यूज़ करते हो, आप चीज़ों को रिसाइकिल करते हो, तो फिर आपको जो फुटप्रिंट है वो छोटा है, ठीक है। समरी की बात करें तो कैरिंग कैपेसिटी हमें पता है कि नेचर की कितनी कैपेसिटी है, हाउ मच नेचर कैन गिव। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब है कि हम फिर नेचर से कितनी जो चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, वो ले रहे हैं। टू लिव सस्टेनेबली वी मस्ट कीप अवर फुटप्रिंट बिलो द अर्थ कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल अप्रोच टू स्टडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखेंगे हम ऐसी कौन कौन सी अप्रोचेज हैं जिससे हम पढ़ सकते हैं कि अच्छा और क्या क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ठीक है। A multi-dimensional approach means looking at many different parts, not just one, when studying sustainable development। देखो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का मतलब होता है कि जब हम एक ही चीज़ को बहुत तरह के नज़रियों से, बहुत अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, ठीक है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से या व्यू पॉइंट से, जो भी आप समझो। सो इट इंक्लूड्स 3 मेन एरियाज, 3 मेन एरिया हैं जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखेंगे। फर्स्ट है एनवायरमेंट, सेकेंड है इकोनॉमी, थर्ड है सोसाइटी।
एनवायरमेंट का मतलब है नेचर एंड रिसोर्सेज जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। इकोनॉमी में है जॉब्स, मनी एंड ग्रोथ, और सोसाइटी में है पीपल्स नीड, हेल्थ एंड इक्वालिटी। ठीक है, ऑल दीज वर्क टुगेदर टू हेल्प पीपल लिव वेल नाउ एंड इन द फ्यूचर। अगर हम तीनों बातों का ध्यान रखें तो आज भी बढ़िया रहेंगे और फ्यूचर जनरेशन भी बढ़िया रहेगी। अब इनको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट है एनवायरमेंटल डायमेंशन, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, वाटर, एयर, एनिमल, यूजिंग क्लीन एनर्जी, रिड्यूसिंग पोल्यूशन। यानी कि अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे वाटर को, एयर को, एनिमल्स को, फॉरेस्ट को, और हम क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे और पोल्यूशन नहीं करेंगे, तो ये है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक डायमेंशन। अगर आप जॉब्स क्रिएट करते हो, आप इनकम बढ़ती है लोगों की, आप रिसोर्सेज को वाइसली यूज करते हो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, तो फिर अगेन ये आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। और सोशल डायमेंशन क्या है? मेकिंग श्योर ऑल पीपल हैव एजुकेशन, हेल्थ एंड राइट्स, रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। यानी कि जब इनइक्वालिटी नहीं है, पॉवर्टी नहीं है, गरीबी नहीं है, असमानता नहीं है, लोगों की हेल्थ अच्छी है, एजुकेशन मिल रही है, लोगों के पास राइट्स है, यानी सोशल डायमेंशन में भी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को साथ लेके चल रहे हो। एग्जाम्पल, बिल्डिंग ए स्कूल यूजिंग इको फ्रेंडली मटेरियल, ये आता है एनवायरमेंट पे। गिविंग जॉब्स टू लोकल पीपल, इकोनॉमी में। एंड ऑफरिंग फ्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, ये आता है आपका सोसाइटी में। सो ये है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द इकोसिस्टम अप्रोच टू स्टडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, इकोसिस्टम अप्रोच का मतलब होता है जब आप प्रॉपर प्लानिंग करके चलते हो और आप रिसोर्सेज को वाइसली यूज करते हो, है ना। क्योंकि इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम सब जुड़े हुए हैं, एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स, हम ह्यूमंस, हम सब जुड़े हुए हैं, है ना। सो द इकोसिस्टम अप्रोच मीन्स प्लानिंग एंड डेवलपिंग इन अ वे दैट प्रोटेक्ट्स नेचर एंड यूज इट्स रिसोर्स वाइसली while also helping people live better life। ठीक है, इट फोकस ऑन वर्किंग विद नेचर नॉट अगेंस्ट इट। यहाँ पे आप नेचर के साथ काम कर रहे हो, आप उसके खिलाफ नहीं कर रहे हो। ये कह रहे हैं नेचर इज अ सिस्टम, ये जो नेचर है, ये जो कुदरत है, ये सिस्टम है। जबकि प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, एयर, ह्यूमंस, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यूज रिसोर्सेज केयरफुली, वी शुड यूज लैंड, वाटर, फॉरेस्ट एंड एनिमल इन अ वे दैट दे कैन रीग्रो एंड स्टे हेल्दी। यानी कि हमें वाटर का हेल्दी यूज करना चाहिए। हेल्दी यूज क्या होता है? उसको वेस्ट नहीं करना, ब्रशिंग के टाइम पे उसको वेस्ट नहीं करना, है ना। इसके अलावा अगर आप कार वॉश कर रहे हो, आप कहोगे मैम आप तो कार के पीछे पड़ गई, है ना। तो मतलब देखो, मेरे को खुद ऐसे पर्सनली कार्स पसंद है, बट एक एग्जांपल है कि और भी जैसे भी आप मतलब वाटर वेस्ट करते हो, आपको वो नहीं वेस्ट करना है। आपको लैंड को भी वेस्ट नहीं करना है, कचरा नहीं फैलाना है, आपको फॉरेस्ट को नहीं वेस्ट करना है। कैसे? मतलब जंगल में लकड़ी वकड़ी ज्यादा नहीं काटनी है। ठीक है, सो ये कह रहे हैं आप केयरफुली रिसोर्सेज को यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे सब इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट है पीपल आर पार्ट ऑफ नेचर। ये कह रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज शुड सपोर्ट बोथ पीपल्स नीड एंड द एनवायरमेंट। यानी कि हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि हमारी नीड्स भी फुलफिल हो, एनवायरमेंट को भी हम हार्म ना करें, हार्म ना पहुंचाएं। अवॉइड हार्मिंग इकोसिस्टम। अगर आप बहुत ज़्यादा फार्मिंग करते हो, कंस्ट्रक्शन करते हो, पोल्यूशन करते हो, तो फिर आप डैमेज कर रहे हो इकोसिस्टम में, और आप खुद ही इस इकोसिस्टम के अंदर आते हो, तो आपको सफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, विच अफेक्ट्स एवरीवन, राइट। एग्जाम्पल है, if we build a dam, we should think about it, how it affects fish, rivers, forest, how it gives water, electricity to people, and how to do it in a way that keeps the environment safe। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, what are the human development approaches used to study sustainable development। ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोचेस क्या है भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पढ़ने की? देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट हमें पता है, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है? आपकी हेल्थ, है ना, फ्रीडम, एजुकेशन, इनकम। यानी कि आप पढ़े लिखे हैं, आप हेल्दी हैं, आपकी इनकम अच्छी है, आपके पास फ्रीडम है। ये हम पढ़ते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोचेस फोकस ऑन इम्प्रूविंग पीपल्स लाइफ, देयर हेल्थ, एजुकेशन, इनकम एंड फ्रीडम, व्हाइल ऑल्सो प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। यानी देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट में हम क्या देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल दो कंट्री हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। जो कंट्री ए है वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ पे मतलब डेथ रेट ज़्यादा है, लोग ज़्यादा मर रहे हैं, और एवरेज भी उनकी कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब लोग 40 के होते ही मर रहे हैं या 50 के होते ही वहाँ पे लोग जा रहे हैं, है ना। और इनकम भी कुछ अच्छी खासी है नहीं, एजुकेशन भी लोगों के पास नहीं है। तो यानी कि उनकी जो रैंक है वो बहुत ज़्यादा पीछे है ना। यानी कि आप देखो, एजुकेशन नहीं मिली,
यानी लोगों के पास उसका एक्सेस नहीं है, यानी लोग पढ़े लिखे नहीं है तो इनकम कहाँ से आएगी, इनकम नहीं आएगी तो बीमार हो गए तो इलाज कैसे कराएंगे, इलाज नहीं कराएंगे तो ठीक कैसे होंगे, ठीक नहीं होंगे तो फिर देश में अपना कुछ कैसे कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे, कुछ अपना योगदान कैसे देंगे देश को आगे बढ़ाने में, है ना। वहीं जो कंट्री बी है वहां पे एजुकेशन का एक्सेस है हर किसी के पास, हर कोई पढ़ रहा है यानी हर कोई आगे बढ़ रहा है, यानी इनकम भी लोग अच्छी जनरेट कर पा रहे हैं अलग अलग प्रोफेशन में जाके, यानी देश भी आगे बढ़ रहा है। और वहां पे जो डेथ रेट है वो भी कम है। क्यों? क्योंकि देखो इनकम अच्छी है, लोग पढ़े लिखे हैं तो वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, और बीमार हो भी गए तो फिर वहां पे क्या है, अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे, क्योंकि पढ़ लिख के लोग कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, पुलिस, लॉयर, टीचर सब बन रहे हैं, है ना। बस इसमें यही लिखा हुआ है। साथ में क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो फिर यहाँ पे आप ऐड कर दो इन हेल्थ, इनकम और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ आप एनवायरमेंट को भी यहाँ पे ऐड कर दो, और कुछ भी बाहर नहीं है, ठीक है। सो ये कह रहे हैं, जल्दी से हम इसको रीड कर लेते हैं। These approaches help us understand how to grow in a way that is good for people and the planet। की अप्रोचेस की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मैंने आपको अभी समझाया है, ये मेजर करता है डेवलपमेंट बेस्ड ऑन हेल्थ यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड इनकम, शोज हाउ वेल पीपल आर लिविंग एंड नॉट जस्ट हाउ रिच अ कंट्री इज, ठीक है। नेक्स्ट है HSDI यानी कि ह्यूमन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, से भी मैंने आपको भी समझाया है, सिमिलर है HDI से ही, ठीक है। बस उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर को आप और ऐड कर दो, यहाँ पे हम ह्यूमन वेलबींग और एनवायरमेंटल हेल्थ दोनों के ऊपर फोकस करेंगे। नेक्स्ट है कैपेबिलिटी अप्रोच, जो कि दी है अमर्त्य सेन ने। ये बोलते हैं फोकस ऑन giving people the freedom and ability to live the life they value। development should give people real choices not just income। यानी लोगों के पास जो रियल चॉइस है वो डेवलपमेंट से आएंगी, ना कि सिर्फ इनकम से। वेल बीइंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ अप्रोच लुक्स एंड हैप्पीनेस, सेफ्टी, क्लीन एयर एंड सोशल रिलेशनशिप, नॉट जस्ट मनी और जॉब। क्योंकि ये मनी और जॉब का फैक्टर दिया हुआ है तो मैं एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ आपको। इन्वायरमेंट लोगों को हील करता है ना। लोग जब भी ऐसे ऑफ या डाउन फील करते हैं, क्योंकि आप सब स्टूडेंट्स ही हैं, है ना, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, बहुत सारे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इंस्टा पे काफ़ी मैं सारे लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी जॉब में है, कोई एमएनसी में है, कोई टीचिंग में है ना। तो हर किसी का कोई ना कोई लो डे आता है। जब आप क्या करते हो, लो डे में बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो कि एक जो सैड सा डे होता है ना, जब आप बहुत लो फील करते हो, जो क्लब वगैरह जाते होंगे, वरना आप कहाँ जाते हो, पहाड़ों पे निकल जाते हो, उत्तराखंड चले जाते हो, हरिद्वार ऋषिकेश चले जाते हो, हिमाचल चले जाते हो, लद्दाख चले जाते हो, क्योंकि एनवायरनमेंट आपको पीस देता है। और उसी एनवायरनमेंट को बस यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है ना, वो आपको हील करता है, ठीक है। सो लुक्स एंड हैप्पीनेस, सेफ्टी, क्लीन एयर एंड सोशल रिलेशनशिप, नॉट जस्ट मनी और जॉब्स। अभी कुछ टाइम पहले जापान में बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी, अच्छी खासी इनकम थी उनकी, फिर भी उन्होंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि उनके पास फैमिली को देने के लिए टाइम ही नहीं है, मी टाइम नहीं है, खुद को देने के लिए टाइम नहीं है, हैप्पी नहीं है, वो लोग रोबोट की तरह फील कर रहे थे, है ना। सो फोकस इज ऑन हाउ पीपल फील एंड लिव इन देयर एनवायरमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, अ विलेज इज कॉल्ड डेवलप नॉट जस्ट बिकॉज इट हैज फैक्ट्रीज एंड मनी, बट बिकॉज चिल्ड्रन गो टू स्कूल, पीपल लिव लॉन्गर, हेल्थियर, दे हैव क्लीन एयर एंड वाटर एंड दे कैन चूज हाउ दे वांट टू लिव, ठीक है। यानी कि एक विलेज तब डेवलप नहीं होगा जब वहाँ पे फैक्ट्री होंगी और मनी आएगा, नहीं। एक विलेज कब डेवलप होगा, जब वहाँ पे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग अच्छे खासे हैं, हंसी खुशी से हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, साफ हवा है, साफ पानी है, और वहाँ पे आज़ादी है ना। समरी देख लेते हैं। सो ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोचेस स्टडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय फोकसिंग ऑन हाउ टू मेक पीपल्स लाइफ बेटर इन अ वे दैट इज ऑल्सो सेफ फॉर द अर्थ। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट में हम देखते हैं लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर बनाए, बस इसमें एनवायरमेंट की जिंदगी और बेहतर बनाने का किस्सा जोड़ लो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल लिवलीहुड। देखो, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का मतलब होता है बहुत ही ऐसे फेमिलियर से टूल्स और मशीन्स और मेथड का इस्तेमाल करना जो कि अफोर्डेबल हो, बहुत सिंपल आप उसका यूज़ कर सकते हो, बहुत सिंपली उनको यूज़ कर सकते हो, वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हैं और सूटेबल हैं लोकल पीपल के लिए, उनकी कंडीशन के लिए, है ना। सो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मीन्स यूजिंग टूल्स, मशीन्स एंड मेथड्स दैट आर सिंपल टू यूज, अफोर्डेबल, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सूटेबल फॉर द लोकल पीपल एंड कंडीशंस। जिनको आप इजीली रिपेयर कर सकते हो, कोई भी लोकल लोग उसको रिपेयर कर लेंगे, है ना। इसका कुछ ऐसे एग्जांपल ले लो कि अगर आप ऐसे बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन लेते हो तो पहली बात तो वो एक्सपेंसिव है, दूसरी बात वो अफोर्डेबल नहीं है ना, एक्सेसिबल भी नहीं होगी हर किसी के लिए, हर कोई नहीं रीच आउट कर पाएगा,
और अगर वो बाई चांस खराब हो गई तो क्या पता वो यहाँ पे ठीक भी ना हो, जहाँ पे वो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जहाँ से वो बन के आई है वहाँ पे ठीक हो, या फिर क्या पता वो ठीक ही ना हो, है ना। तो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के अंदर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का मतलब ही ये है कि आप यहाँ पे ऐसे टूल्स मशीन्स मेथड्स का इस्तेमाल करते हो जो कि अफोर्डेबल है, सिंपल टू यूज है और एनवायरनमेंट को उनसे कोई खतरा नहीं है, इजीली आप उनको रिपेयर कर सकते हो। जो छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं जैसे फार्मर्स हैं, विलेजेस हैं, वर्कर्स हैं, ये उनको यूज कर सकते हैं, जो कि नेचर को भी हार्म नहीं पहुंचाएगा और बहुत ही वाटर और एनर्जी जो है वो लेस यूज होगा उसमें उसका, और यहाँ पे मनी भी बचेगा और जॉब्स भी क्रिएट होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, a solar cooker is appropriate technology. It uses sunlight to cook food, saves fuel and is easy to use in sunny rural areas. ठीक है, अब है सस्टेनेबल लिवलीहुड क्या है। सस्टेनेबल लिवलीहुड means a way of earning money and food that meets basic needs like food, shelter, education, protects the environment and can be continued in the future without damage. सस्टेनेबल लिवलीहुड का मतलब है कि आज के टाइम पे आप इस तरीके से अर्न कर रहे हैं अपना मनी और फूड की अगेन आपकी सस्टेनेबल है, तो आपकी आज की जरूरत पूरी होनी चाहिए बट फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या है, यूजेज लोकल स्किल्स एंड रिसोर्स वाइजली, अवॉइड ओवर यूजिंग नेचुरल थिंग्स, यानी कि आपको यहाँ पे वाइसली रिसोर्स का इस्तेमाल करना है, थोड़ा फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव करना है। जिस तरीके से आप जो भी अपनी सैलरी है उसको स्पेंड करते हो ना, कि आपको नेक्स्ट मंथ के लिए भी बचा के रखने हैं, इमरजेंसी के लिए बचा के रखने हैं, आपको कोई इन्वेस्ट करना है उसके लिए सेविंग करनी है, बस ऐसे ही हमें वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और इन सारी चीज़ों को, कोयल, इन सब सारी चीज़ों को भी बचा के रखना है फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है provide stable jobs and income, help both people and the planet live well, यानी कि आप भी बढ़िया रहो और planet को भी अच्छा रहने दो। क्वेश्चन नंबर 9 है, what is sustainable agriculture? How can you support natural resource conservation? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है। देखो, अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इतने सारे एग्जांपल्स दे चुकी हूँ और इतना सस्टेनेबल हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी चीज़ है आपको बस उसको देखना है कि अच्छा एग्रीकल्चर की बात हो रही है, और सस्टेनेबल यानी कि हमें ऐसी प्रैक्टिसेस को अपनाना है जिससे कि हम सॉइल को, लैंड को खराब ना करें, वाटर को ओवर यूज ना करें और आने वाली जनरेशन के लिए भी जो चीज़ें हैं वो सही रहें, हर ज़मीन को बंजर ज़मीन करके ना छोड़ दें। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग एनिमल्स इन अ वे दैट प्रोटेक्ट्स द एनवायरमेंट, कीप द soil healthy, uses water resource wisely and help farmer earn a living for a long time. कैसे कर सकते हैं हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? पहला है यूजेस नेचुरल फर्टिलाइजर्स लाइक कंपोस्ट और काउडंग, तो हम नेचुरल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि काउडंग और कंपोस्ट। नेक्स्ट है ग्रोज डिफरेंट क्रॉप्स टू कीप द सॉइल स्ट्रॉन्ग, यानी कि हम अलग अलग क्रॉप्स को उगा सकते हैं, है ना। रिपीटिशन में क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी खराब होने लगती है, फिर ज़्यादा ओवर अगर हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी सॉइल फर्टिलिटी होने लगती है। तो आप क्या करो, रोटेशन करते रहो क्रॉप्स का, है ना। नेक्स्ट है सेव वाटर थ्रू ड्रिप इरिगेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पहले के टाइम पे होता था अलग सिस्टम, अब तो दुनिया भर के सिस्टम आ गए हैं जिससे कि आप खेतों में भी खेती करते टाइम भी जो पानी है उसको बचा सकते हो, है ना। और नेक्स्ट है अवॉइड हार्मफुल केमिकल्स, यूज नेचुरल पेस्ट कंट्रोल। एग्जाम्पल है, जो फार्मर्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्रॉप्स को रोटेट कर सकते हैं कि एक बार कुछ उगाया फिर कुछ, और इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज जो है वो प्लांट कर सकते हो। अराउंड द फार्म इज प्रैक्टिसिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, now, how can you support natural resource conservation? So, natural resource conservation means saving and protecting things like water, air, soil, trees and animals for future use. यानी कि natural resource conservation का मतलब है कि यहाँ पे आप सेव कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो वाटर को, एयर को, सॉइल को, ट्रीज को और एनिमल्स को फ्यूचर यूज के लिए। देखो, यहाँ पे कोई आपको रोक नहीं रहा है कि आप आज के टाइम पे चीजें मत यूज करो या फिर हर चीज बचाते रहो, बट यहाँ पे बात हो रही है रिस्पॉन्सिबल यूज करने की, है ना, जिससे कि किसी और को ना कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। सो ये कह रहे हैं क्या क्या तरीके हैं कंजर्वेशन के। पहला है सेव वाटर, पानी बचाओ। दूसरा है प्लांट ट्री, ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाओ, ऑक्सीजन मिलेगी, सॉइल भी बची रहेगी। एंड डोंट लिटर, यानी कि रिवर्स फॉरेस्ट को और लैंड को क्लीन रखो, गंदा मत करो। ठीक है, सेव इलेक्ट्रिसिटी, यानी जब जरूरत नहीं है तो आप फैन और लाइट्स को ऑफ कर दो। हमें लगता है कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कितनी बेसिक सी चीज़ है, बट बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते होंगे। लोग सोचते हैं अच्छा अभी 5 मिनट में तो वापस आ ही रहे हैं तो क्या ही बंद करना, फिर चलाओ फिर बंद करो, है ना। तो कर दो, क्या ही कितना टाइम लगता है स्विच ऑफ करने में, ऑन करने में। और नेक्स्ट है रीयूज एंड रिसाइकल, यूज क्लॉथ बैग्स एंड रिसाइकल पेपर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। ठीक है, आई होप आपको सारे टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे और आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ रहे होंगे। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरे एग्जाम्पल कैसे लगते हैं। ठीक है,
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में पता चल गया, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन भी हमने पढ़ लिया, एक बार इसकी समरी रीड कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण क्या है? ब्रीफली एक्सप्लेन एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। देखो ग्लोबलाइजेशन हमें पता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब बाहर जो देश की जो कंपनी है वो हमारे देश में इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है। अगला है ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, जो टीएनसी है, बेसिकली कोका कोला, अमेजोन है ना, एप्पल, ये सारी, इन सब के बारे में बात करेंगे कि क्या है इन सब का ग्लोबलाइजेशन के अंदर। ओके, तो ये कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि जो दुनिया आज के टाइम पे जुड़ी हुई है ना, यानी कि आप दुनिया में कहीं भी बैठ के किसी भी दूसरे कंट्री के दूसरे कल्चर को जान सकते हो। आप यहाँ पे बैठ के अफ्रीका, अमेरिका, रशिया, चाइना, जापान, कोरिया, किसी के भी कल्चर को, उनके लाइफस्टाइल को, उनकी लैंग्वेज को, वो है ना, मतलब उनकी ट्रेडिशनल वैल्यूज को, हर चीज को आप जान सकते हो, राइट। So globalization means the world is becoming more connected through trade, travel, technology, communication. It allows country to buy, sell, share idea, goods, services with each other. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर बाय सेल होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, गुड्स का, सर्विसेज का, आइडिया का, लोगों का। लोगों का इन द सेंस कि लोग दूसरे देशों में ट्रैवल करते हैं, जॉब करते हैं, स्टडीज करते हैं, बिजनेस करते हैं, है ना। की पॉइंट्स की बात करें तो फर्स्ट है इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल, मनी अक्रॉस कंट्रीज। सेकेंड है इंक्रीज कल्चरल एक्सचेंज एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन। थर्ड है हेल्प्स कंट्री ग्रो थ्रू ग्लोबल ट्रेड एंड जॉब। फोर्थ है यूजेस इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट पीपल वर्ल्ड वाइड। आई थिंक ये बहुत ईजी है, हमें इसको मुझे इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वीडियो को हमें शॉर्ट रखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। देखो एफडीआई का मतलब होता है जब कोई फॉरेन कंपनी आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करती है तो वो बहुत सारे जॉब्स वगैरह भी लेके आती है, बट वो बहुत सारे नुकसान भी करती है। कैसे? एफडीआई मीन्स व्हेन अ फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट मनी इन अदर कंट्री टू स्टार्ट और एक्सपेंड अ बिजनेस देयर। फर्स्ट है कैन बिल्ड फैक्ट्रीज, ऑफिसेज और स्टोर्स इन लोकल कंट्री, brings money, technology and jobs, increase global business link, may affect local business if big foreign company take over। ये बोल रहे हैं कि एफडीआई के अंदर जो एक कंट्री, जो एक कंपनी है, एक पर्टिकुलर कंट्री की जो कंपनी है, वो दूसरी कंट्री जहाँ पे उनको चीप लेबर मिलता है ना, या फिर जहाँ पे उनको रिसोर्सेज वगैरह सस्ते में मिल जाते हैं, या कुछ भी जहाँ पे उनको लगता है कि उनका काम अच्छा चल सकता है, वहाँ पे वो अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज बिल्ड करते हैं, ऑफिसेज बिल्ड करते हैं और अपने स्टोर्स ओपन करते हैं, जिससे कि वो उस कंट्री के अंदर मनी लेके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, जॉब्स लोगों को ऑफर कर रहे हैं, जिससे कि उनके जो ग्लोबल बिजनेस लिंक है वो भी बढ़ रहे हैं। लेकिन कभी कभी जो लोकल बिजनेस है वो पीछे रह जाते हैं इनकी वजह से। एग्जाम्पल है, अगर एक जो जापानीज कार कंपनी है वो अपनी कोई फैक्ट्री इंडिया में खोल ले तो वो क्या है, वो एफडीआई है, ठीक है। ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं, टीएनसी क्या होती हैं, सेम एमएनसी ही टीएनसी आप बोल सकते हो। ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन बिग कंपनीज होती हैं जो कि हेडक्वार्टर इनका एक कंट्री में होता है ना, जो भी इनकी पेरेंटल या फिर होम कंट्री होती है ना, जहाँ से ये कंपनी शुरू हुई होती है, बट इनके स्टोर्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, आउटलेट्स से दुनिया भर में खुले होते हैं, ठीक है। हैज हेडक्वार्टर इन वन कंट्री बट ऑपरेट इन मेनी अदर्स। ये प्रोड्यूस करते हैं, सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड, takes advantage of cheaper labor and resource in other countries, spread technology and job but can also cause local job loss or pollution। एग्जाम्पल है कोका कोला और एप्पल, जो कि टीएनसी है, ट्रांसनेशनल कंपनी है, ये अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं और सेल करती हैं पूरी दुनिया भर में बहुत सारे कंट्रीज में, है ना। नॉट जस्ट वेयर दे स्टार्टेड, जहाँ इन्होंने शुरू करा था सिर्फ वहीं पे नहीं बैठ रहे, अभी पूरी दुनिया भर में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ इनइक्विटेबल ग्रोथ। ठीक है, इनइक्विटेबल यानी कि यहाँ पे इक्वालिटी की बात नहीं हो रही है, तो क्या है इनइक्विटेबल ग्रोथ? इनइक्विटेबल ग्रोथ मीन्स व्हेन अ कंट्री इज ग्रोइंग इकोनॉमिकली बट द बेनिफिट्स आर नॉट शेयर्ड फेयरली अमंग ऑल पीपल, सम बिकम वेरी रिच व्हाइल अदर्स स्टे वेरी पुअर। इनइक्विटेबल ग्रोथ का मतलब है कि जब एक कंट्री तो ग्रो कर रही है इकोनॉमिकली, बट वहाँ पे जो लोग हैं उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। क्या साइंस है, क्या इंडिकेटर्स हैं कि हम बता सकेंगे अच्छा यहाँ पे इक्विटेबल ग्रोथ हो रही है? पहला इनकम गैप, यानी कि बिग डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल्स अर्निंग। अ फ्यू पीपल हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेनी हैव वेरी लिटिल। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है पॉवर्टी, यानी बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पा रहे, यानी कि उनको एक टाइम का, 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा, उनके पास रहने को छत नहीं है, शेल्टर नहीं है, उनके पास इवन क्लॉथ्स भी नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो रिच कंट्रीज हैं, है ना, वहां पे सब रिच हैं। नहीं,
वहाँ पे लोगों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा बदतर हालत है ना। तो यहाँ पे क्या है कि कंट्रीज तो ग्रो कर रही है, बट बहुत सारा अभी जो एक वर्ग है वो ऐसा भी है जो बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहा है ना। अनइक्वल एक्सेस टू सर्विसेज, यानी जो रिच पीपल है उनके पास बेटर एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, जॉब है, वाइल जो पुअर पीपल है उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अर्बन वर्सेस रूरल डिवाइड, यानी जो सिटीज हैं वो फास्ट हो रही हैं काफ़ी तेज़ी से, वो काफ़ी मॉडर्न बन रही हैं, बट विलेजेस अभी भी पुअर और अंडर डेवलप्ड हैं। अब सिटीज़ को तो और एडवांस मॉडर्न एडवांस बना रहे हो, बट रूरल एरिया को आप बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर रहे हो, है ना। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट और लो क्वालिटी जॉब्स, यानी कि पीपल में नॉट गेट गुड जॉब्स इवन इफ द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, मेनी आर इन लो पेइंग और अनसेफ वर्क। नेक्स्ट है जेंडर एंड सोशल इनइक्वालिटी, women, minority और weaker groups get fewer chance in education, job और leadership. एग्जाम्पल की बात करें कि आप लग्जरी मॉल्स, लग्जरी एयरपोर्ट्स बना रहे हो, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो भी स्लम्स में रह रहे हैं, है ना, जिनके पास खाने को खाना भी नहीं है, वो बहुत बेकार सी जिंदगी जी रहे हैं। तो ये है इनइक्विटेबल ग्रोथ. If a country builds luxury malls, luxury airports, but many people still live in slums, that shows inequitable growth. ठीक है. Next है question number 12. What is North-South debate? Discuss two approaches to solve North-South debate. बहुत बार मैं पढ़ा चुकी हूँ, हर सब्जेक्ट के अंदर आपके ये आ रहा है, चाहे MPS 2 हो, 3 हो, 4 हो, और अब ये भी नॉर्थ साउथ डिबेट, यानी कि ब्लेम गेम. साउथ कहता है कि नॉर्थ ने डेवलप होने के लिए बहुत ओवर यूज करा है, बहुत एक्सप्लॉइट किया है, बहुत हार्म पहुंचाया है एनवायरनमेंट को, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा पोल्यूशन है ना. नॉर्थ कहता है साउथ को कि भाई तुम अभी प्रोसेस में हो तो तुम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, और साउथ कहता है कि तुम ज़्यादा जिम्मेदारी लो, तुम हमें फंड दो, टेक्नोलॉजी दो, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते. तो इनका ये चलता रहता है, ठीक है. अभी क्या है नॉर्थ साउथ डिबेट? जो नॉर्थ साउथ डिबेट है ये एक डिसएग्रीमेंट है बिटवीन रिच कंट्रीज यानी नॉर्थ और पुअर कंट्रीज यानी साउथ, ठीक है. की पॉइंट्स की बात करें, नॉर्थ यानी रिच कंट्रीज के अंदर आता है यूएस, कनाडा, यूरोप, जापान. साउथ के अंदर आती हैं डेवलपिंग कंट्री जैसे कि लैटिन अमेरिका, इंडिया और अफ्रीका, ठीक है. द नॉर्थ इज मोर डेवलप्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज. जो नॉर्थ है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, वो ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज है. साउथ को अभी हेल्प चाहिए, फेयर ट्रेड रूल्स चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए ग्रो होने के लिए, ग्रो करने के लिए. ये डिबेट है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल जस्टिस की. एग्जाम्पल, जो रिच कंट्रीज हैं वो बोलती हैं पुअर कंट्रीज से स्टॉप पोल्यूशन, है ना. पुअर कंट्रीज कहती हैं दैट यू बिकम रिच बाय पोल्यूटिंग, नाउ लेट अस ग्रो टू. कि भाई तुमने तो दुनिया भर का जो रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल करके तुम आगे बढ़ गए, अब हमारी आगे बढ़ने की बारी. तुम कह रहे हो कि पोल्यूशन इतना हो रहा है, तो तुमने ग्रो कर लिया, अब तुम हमें भी ग्रो होने दो, है ना, करने दो, ग्रो करने दो. अभी कह रहे हैं टू अप्रोचेस टू सॉल्व द नॉर्थ साउथ डिबेट. फर्स्ट है फॉरेन एड एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. अब यहाँ पे क्या होता है, साउथ की कंट्रीज ने भाई ये बोला कि चलो ठीक है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, बट हमारे पास फंड्स नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते इको फ्रेंडली डेवलपमेंट, है ना, तो तुम हमें फंड्स दो और हमें हेल्प करो. सो कहने जो रिच कंट्रीज है वहाँ पे ये मनी देती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी देती हैं. पुअर कंट्रीज को help developing nation grow in clean and efficient way, supports area like health, education, farming and clean energy. Example है giving solar power tech to a rural village in Africa. Next है fair trade and global agreements. ये चाहते हैं कि यहाँ पे फेयर ट्रेड रूल्स बने जिससे कि जो पुअर कंट्रीज हैं वो भी अपने प्रोडक्ट्स को और गुड्स को और सर्विसेज को बेटर प्राइसेस में सेल कर सके. ये चाहते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी और डेवलपमेंट के ऊपर, जो कि दोनों ही साइड्स को रिस्पेक्ट करे, यानी कि दोनों के ही फेवर में हो, सिर्फ रिच के फेवर में नहीं हो, जहाँ पे आप इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हो. और मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि ये सिर्फ रिच कंट्रीज और पुअर कंट्रीज नहीं, इस अर्थ प्लैनेट के ऊपर हर एक इंसान जो रह रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो सस्टेनेबिलिटी के साथ रहे और आगे बढ़े, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करें, है ना. और हम सब कर सकते हैं, हम सब पानी बचा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं, पेड़ों को नहीं काट सकते हैं या फिर और पेड़ उगा सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं इस एनवायरनमेंट के लिए. तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि सिर्फ रिच कंट्री या पुअर कंट्री, ठीक है. एग्जाम्पल है द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, लेट्स रिच कंट्रीज हेल्प पुअर वंस विद क्लाइमेट एक्शन. समरी आप एक बार इसकी देख लेना, ठीक है. मैं समरी इसलिए स्किप करती जा रही हूँ क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वही समरी में लिखा हुआ है और वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और आपका एग्जाम भी है, ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. गिव अ फ्यू करेक्टिव स्टेप्स टू एड्रेस द इल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. कैसे जो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स हैं आप उसको कम कर सकते हो, एड्रेस कर सकते हो.
फर्स्ट है प्लांट मोर ट्रीज, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगा सकते हो। सेकेंड है यूज क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, आप सोलर, विंड और वाटर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो इंस्टेड ऑफ कोयल और ऑयल, जिससे एयर पोल्यूशन कम होगा। नेक्स्ट है सेव इलेक्ट्रिसिटी, आप लाइट्स को ऑफ कर सकते हो, आप फैंस का स्विच ऑफ कर सकते हो अगर ज़रूरत नहीं है। यूज एनर्जी सेविंग अप्लाइंसेस, इसके अलावा यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल, यानी कि अगर जो रोड पे गाड़ियां हैं वो कम होंगी तो पोल्यूशन भी कम होगा, ट्रैफिक भी कम होगा, फ्यूल भी कम यूज होगा। आप हो सकता है तो शॉर्ट डिस्टेंस तो आप वॉक कर लो या साइकिलिंग कर लो, हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी, है ना। इसके अलावा आप रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज करो, यानी कि लेस वेस्ट मीन्स लेस पोल्यूशन, रीयूज आइटम्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। नेक्स्ट इज स्टॉप कटिंग डाउन फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट को मत काटो, जंगलों को मत काटो। सेव वाइल्ड लाइफ, मेंटेन रेनफॉल, रेज अवेयरनेस, यानी कि आप औरों को भी बताओ क्लाइमेट चेंज के बारे में, इको फ्रेंडली हैबिट्स के बारे में। कोई नहीं कहेगा कि भैया ज्ञान मत बांटो, कोई कह भी रहा है तो आप सुन लो, लेकिन उसको बता दो, क्या पता किस दिन किसी को गलती से रियलाइज हो जाए कि अच्छा यार वो कह तो सही रहा था या कह तो सही रही थी, है ना। तो टीच अदर्स अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड इको फ्रेंडली हैबिट, स्मॉल एक्शंस बाय मेनी पीपल मेक अ बिग डिफरेंस। और ये लाइन बहुत छोटी है बट इसका मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हाउ हैज द ट्रेडिशनल नॉलेज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सर्वाइवल ऑफ कम्युनिटीज थ्रू द एजेस, कि कैसे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, या आसान भाषा में कैसे जो पुराना ज्ञान है, वो जो विजडम है, कैसे उसने जो कम्युनिटीज है इतने टाइम तक वो सर्वाइव करती रही या करती हुई आ रही है ना। Traditional knowledge means the old wisdom, skills and practice passed down from generation to generation. जैसे देखो, अब यहाँ पे ना एक बात आती है संस्कार की, है ना। संस्कार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सामने अगर कोई बड़ा है तो जाके उसके पैर छू, इसके अलावा और भी संस्कार होते हैं। मैं कह रही हूँ कि पानी, आप नदियों को आप पूजनीय मानते हैं, अगर मैं एक रिलीजन की बात करूँ, अगर मैं हिंदू रिलीजन की बात करूँ, तो हमारे यहाँ पानी को पूजनीय मानते हैं। तो आप उसको वेस्ट कैसे कर सकते हो, आप उसमें कूड़ा कैसे फेंक सकते हो, है ना, आप उसको गंदा कैसे कर सकते हो। उल्टा आपको दिख रहा है कि अगर आप जा रहे हो और आपको लग रहा है ये हमारी कोई पवित्र नदी है या नॉर्मल भी है और वहां पे कोई कूड़ा फेंक रहा है, तो आप उसको रोक दो ना। एक बार बोलने में क्या पता उसको शर्म ही आ जाए, वो दूसरी बार कोई वहां पे नहीं वो कूड़ा फेंके, है ना। सो इट हैज हेल्प कम्युनिटी सर्वाइव थ्रू द एजेस इन मेनी वेज, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको शायद होंगे, या स्पेशली मैं गर्ल्स को बोल सकती हूँ, वो होंगी जिनको फूल तोड़ते हुए भी दुख होता होगा, है ना, कि बेचारा पेड़ इसको भी हर्ट हो जाएगा, है ना। तो फिर ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कि जो जिसको आप ओल्ड विजडम या स्किल्स बोलते हो, है ना, संस्कार जिसे हम कहते हैं, जिससे कि आप एनवायरनमेंट को बचा रहे हो, हार्म नहीं पहुंचा रहे हो। Farming and food, people use traditional method to grow crops, store food and use herbs for health. This helped them feed their families even in tough times. Next है natural medicine, यानी जो communities हैं they use plants and home remedies to treat illness before modern medicine exist. अगर आज के टाइम पे भी बात करूँ, स्पेशली कोविड के टाइम पे बात करूँ, बाहर की दवाइयाँ कम असर कर रही थी और घर पे जो काढ़ा होता है ना, जैसे तुलसी, शहद, है ना, और अदरक और मुलेठी, सिनेमन, इन सबसे बनता है, वो ज्यादा अच्छा था और अभी भी अच्छा है ना। नेक्स्ट है वाटर एंड वेदर, people learn how to find water and predict rain or storms using nature science which help them plan better. अभी क्या होता है, पहले के टाइम पे अगर आज भी आपके घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी नाना नानी हैं, ठीक है, या फिर अगर आप विलेज में हो या सिटीज में भी हो, तो वो लोग ना हवा को देख के बता देते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, कि अच्छा इधर पूरब की तरफ हवा है, यानी कि कुछ ऐसा होने वाला है कि बारिश आएगी या उमस रहेगी या ह्यूमिडिटी, है ना, या फिर थोड़ा ऐसे सफोकेशन सी रहेगी, या फिर आज धूप तेज आएगी, आज बादल ज्यादा रहेंगे। वो कोई ऐसे उसमें वेदर डिपार्टमेंट में काम नहीं करते, उनको हवा के रुख से पता चल जाता है ना, कि आज हवा तेज चलेगी, कम चलेगी, बारिश होगी, नहीं होगी, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है शेल्टर एंड क्लॉथिंग, दे यूज लोकल मटेरियल लाइक मड वुड टू बिल्ड हाउस एंड मेक क्लॉथ सूटेड टू देयर क्लाइमेट, जैसे कि जो गोबर से लिप के या फिर जो मिट्टी से लिप के घर बनता है या बनता था, अभी भी कई जगह बनता है ना, तो वहां पे क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली ठंडा ही रहता है, वहां पे कोई एसी कूलर पंखे की जरूरत ही नहीं है, तो आपकी बिजली भी बच रही है। सोशल हार्मनी, जो ट्रेडिशनल स्टोरी, वैल्यू एंड कस्टम हेल्प कीप पीस एंड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. In short, traditional knowledge help people live with nature, solve problems, stay healthy and united. ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, briefly explain any 5 challenges to sustainable economic growth.
पहला है ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी हमें टू मैनी ट्रीज को कट नहीं करना है, हमें टू मच वाटर को यूज नहीं करना है, हमें टू मच माइनिंग नहीं करनी है, यानी कि हमें टू मच एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना है। फ्यूचर के लिए भी ये सारी चीज़ें बचा के रखनी है। नेक्स्ट है पॉल्यूशन, फैक्ट्रीज, व्हीकल्स और जो भी वेस्ट है, ठीक है, विच क्रिएट्स एयर, वाटर एंड लैंड पॉल्यूशन विच अफेक्ट्स हेल्थ एंड नेचर, हमें उसको रोकना होगा। Climate change, rising temperature and changing weather make farming harder, cause floods and droughts, and damage the economy. Next है unequal growth, when only a few people get richer and others stay poor, it creates social problem and unrest. ठीक है, काफ़ी easy है ये। नेक्स्ट है लैक ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी, यानी बहुत सारी अभी भी ऐसी जगह है, मेनी प्लेसेस स्टिल यूज ओल्ड पोल्यूटिंग मशीन्स एंड डोंट हैव एक्सेस टू क्लीन एनर्जी और इको फ्रेंडली टूल्स। आपको पता है बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे कोई बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज या फिर प्लांट वगैरह एक टाइम पे सेटअप हुए होंगे, बट वो चले नहीं या जो भी चीज़ है, तो दुनिया भर का लोहा वहाँ पे अभी भी पड़ा हुआ है जो बुरी तरीके से जंग खा चुका है, और वो इतनी ज़्यादा वो जगह है कि सरकार चाहे या कोई चाहे तो उस पर बहुत बड़ा कोई पार्क बना दे, या फिर जो लोग स्लम्स में रह रहे हैं उनके लिए कुछ नॉर्मल कुछ ऐसे बना दे रहने की जगह, या फिर कुछ भी वहाँ पे अच्छा किया जा सकता है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, है ना। सो दीज चैलेंजेस मेक इट हार्डर टू ग्रो द इकोनॉमी इन अ वे दैट इज गुड फॉर पीपल एंड द प्लैनेट बोथ नाउ एंड इन द फ्यूचर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एग्जाम्पल्स भी समझ आए होंगे, आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा और मेंबरशिप भी ज्वाइन कर ली होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बी स्टडीऑटिक।